जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम है राजवीर यादव और मैं फिर से नई वीडियो लेके आ गया हूँ मेरे चैनल पे जिसका नाम है ह्यूमैनिटीज विद राजवीर यादव। पहले भी हम लोग 3-4 वीडियो बना चुके हैं जो हिस्ट्री पे बेस्ड थी। अब 12th क्लास का हम लोग लेके आए हैं चैप्टर 6 जिसका नाम है भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशंस। देखिए, भक्ति जो है वो बहुत पहले से चली आ रही है। अब पहले से चली आ रही का मतलब ये है कि आपके चैप्टर्स में भी है। चैप्टर 4 के अंदर जो बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, इसके अलावा जो हिंदुइज्म वाला कल्चर है वो सारा का सारा भक्ति ट्रेडिशन का ही एक पार्ट है। फिर इन फ्यूचर जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो बढ़ते बढ़ते उसमें कुछ डिफरेंसेस, कुछ चेंजेज आते हैं और वो जो चेंजेज हैं उन्हीं को यहाँ पे कवर किया गया है। ये जो चैप्टर है इसमें सेंचुरी 8 से लेके सेंचुरी 18 तक जो भी चेंजेज आते हैं, चाहे कल्ट्स में हो, इसके अलावा रिलीजियस बिलीफ्स पे हो, इसके अलावा ट्रेडिशंस पे हो, इन सभी की बात की गई है। अब सबसे पहले देखिए, टाइमलाइन देखिए, 8th टू 18th सेंचुरी, मतलब ऑलमोस्ट 1000 ईयर की टाइमलाइन है। 1000 ईयर के अंदर इंडिया में क्या क्या चेंजेज आए वो सारी बातें इस चैप्टर के अंदर कवर होंगी। इसमें भक्ति ट्रेडिशन भी है, इसमें सूफी मूवमेंट भी है, इसके अलावा इसके अंदर साउथ इंडिया के जो बहुत बड़े बड़े डिवोटी हुए हैं, गॉड विष्णु, गॉड शिवा, इन सब के उनकी बातें भी हैं। इसी चैप्टर में जो लिंगायत या वीर शैव ट्रेडिशन है उसकी बातें भी हैं, गुरु नानक देव की बातें भी हैं, कबीर जी की भी बातें भी हैं और मीराबाई जी की भी बातें हैं। ये सारी की सारी जो बातें हैं इसी चैप्टर के अंदर है। पहले देखिए इस चैप्टर के जो हिस्टोरिकल सोर्स हैं वो क्या क्या है। 8th to 18th सेंचुरी, एज वी ऑल नो, जो बुद्धिज्म है और इसके अलावा हम लोग कहें हिंदुइज्म प्लस जैनिज्म, ये तीनों जो रिलीजन है ये इंडिया में ऑलरेडी डेवलप हो चुके थे। जब कोई रिलीजन ऑलरेडी डेवलप हो चुका होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां रिलीजन डेवलप हुआ है वहां कोई ना कोई श्राइन जरूर बनेगी, कोई ना कोई ऐसा एरिया बनेगा जो वर्शिप प्लेस होगा, जहां पे आएंगे लोग वर्शिप करेंगे। तो इनके क्या बन गए, रिलीजियस स्ट्रक्चर बन गए। ये रिलीजियस स्ट्रक्चर में क्या क्या है, कई जगह बनी स्तूपास, कई जगह बनी मोनेस्ट्रीज और कई जगह बनी टेम्पल्स। अब ये हिस्टोरिकल सोर्स के फॉर्म में यूज हो सकते हैं, स्तूपास, मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स। हाउ? अगर कहीं पे टेम्पल है इसका साफ साफ मतलब हुआ, इसका साफ साफ इंडिकेशन ये है कि वहां पे हिंदुइज्म फ्लरिश करता है। अगर कहीं पे स्तूपास है इसका मतलब कभी ना कभी वहां पे बुद्धिज्म बहुत प्रोमिनेंट रिलीजन रहा होगा। तो इन सब बातों से पता चलता है कि 8th to 18th सेंचुरी स्तूपास भी डेवलप हो चुके थे, मोनेस्ट्रीज भी थी और टेम्पल्स भी थे। पहला हिस्टोरिकल सोर्स तो ये है। सेकंड, हम बढ़ते हैं टेक्सचुअल एविडेंस की तरफ। टेक्सचुअल एविडेंसेस क्या क्या है, जैसे पुराणास जो है वो वैदिक, ये जो वेद वगैरह है इनके बाद में आए थे। तो वैदिक जो ट्रेडिशन है उसके बाद में डेवलप हुए पुराणास, तो टेक्सचुअल एविडेंस में हो गए पुराणास। थर्ड के अंदर है जो सेंट, जो पोइट थे, ऐसे संत जो कवि थे, उन्होंने बहुत सारी अपने एरा में अपने टाइम पे लिखी, कंपोजिशन करी है, अपनी अपनी रचनाएं करी हैं और वो सारी जो रचनाएं हैं वो ओरली थी। ओरली और कैसी लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में। जैसे मान लीजिए 8th से लेके 18th सेंचुरी तक बहुत सारे सेंट हुए, उन सेंट ने अपनी अपनी कंपोजिशन बनाई और उन कंपोजिशन को रीजनल लैंग्वेज के अंदर उन्होंने म्यूजिक के वे में सारी दुनिया में स्प्रेड किया, सारी दुनिया में फैलाया उन बातों को। उनके डिसाइपल्स ने भी ऐसा ही किया। फिर इन फ्यूचर जब इनके डिसाइपल्स को पता चला कि इनकी कोई रिलेवेंस रह नहीं गई कुछ बातों की, तो या तो उन्होंने इसे छोड़ दिया या फिर इसके अंदर रिफॉर्म कर दिया, सुधार कर दिया। तो ऐसे देखिए अभी तक हमारे पास 8th to 18th सेंचुरी के जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं भक्ति और सूफी मूवमेंट के, इसके यही एविडेंस हो चुके हैं। पहला है रिलीजियस स्ट्रक्चर्स, स्तूपास, मोनेस्ट्रीज, टेम्पल्स। सेकंड है टेक्सचुअल एविडेंस जिसके अंदर पुराणास है। थर्ड के अंदर पोइट्स और सेंट है, तो ऐसे सेंट
ऐसे सेंट, ऐसे संत जो पोइट भी थे, उन्होंने अपनी अपनी कंपोजिशन बनाई है जो ओरली सारी दुनिया को बताई जाती थी और रीजनल लैंग्वेज में होती थी। अब रीजनल लैंग्वेज का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। इवन बुद्धिज्म के अंदर जो महात्मा बुद्ध है वो भी रीजनल लैंग्वेज के अंदर ही sermon देते थे, अपना प्रवचन देते थे। दैट्स वाई वो इतना ज्यादा प्रोमिनेंट फिगर बन गए थे। फोर्थ जो एविडेंस है वो हमें मिलती है हैजियोग्राफीज। हैजियोग्राफीज क्या होती है? हैजियोग्राफी होती है बायोग्राफी ऑफ ए सेंट। अगर कोई संत है, उसकी आत्मकथा है, उसकी जीवनी है, वो होती है हैजियोग्राफी। और ये मोस्टली डिसाइपल्स लिखते थे किसी सेंट के, यहां तक कि सेंट की मूर्तियां बना के बाद में उनका वर्शिप वगैरह भी करेंगे। ये सारी बातें हम लोग आगे देखेंगे। अब ये सब आपको समझने की जरूरत है कि बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, जैनिज्म ये सारे के सारे प्रोमिनेंट रिलीजन थे। इनके अंदर ये फोर्थ, ये चार जो हमारे पास है ये हमें मिलते हैं सोर्सेज, हिस्टोरिकल सोर्सेज, जिसमें फर्स्ट है रिलीजियस स्ट्रक्चर, सेकंड वाज टेक्सचुअल एविडेंस, थर्ड इज पोइट सेंट्स, कंपोजिशन ऑफ पोइट सेंट, एंड फोर्थ वाज हैजियोग्राफीज। अब इन सबको देखने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि जब वैदिक ट्रेडिशन पहले से डेवलप था तो फिर और क्या क्या चेंजेस आए, ये सारी बातें हम लोग अब सीखेंगे। देखिए, इससे अगला जो टॉपिक आता है इस चैप्टर में वो आता है इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स। इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स वाला जो टॉपिक है वो कई बार ही एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो फाइनल एग्जाम होती है सभी बोर्ड्स की, उनके अंदर बार बार ही पूछा जाता है व्हाट वाज इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स। इवन करंट टाइम पे हमारा जो हिंदुइज्म वाला कल्चर है वो सारा का सारा इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स पे डिपेंडेंट है। हाउ? समझिए, इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स। पहले थोड़ा इनकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं इनको ये है क्या। 20th सेंचुरी में रॉबर्ट रेडफील्ड नाम का एक सोशियोलॉजिस्ट होता है, जो होता है यूरोपियन साइड का, रॉबर्ट रेडफील्ड क्या करता है, जो पीजेंट्स की कम्युनिटी है उनके कल्चर को बड़ा ही क्लोजली वॉच करता है और देखता है कि पीजेंट्स की कम्युनिटी जो है वो जो डोमिनेंट ग्रुप है उनके रिचुअल्स के, उनके कस्टम्स को फॉलो करती है। और इवन जो सोसाइटी का डोमिनेंट ग्रुप है जैसे कि किंग्स, प्रीस्ट, ये भी कभी ना कभी ये जो पीजेंट है इनके कल्चर्स और ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं और दोनों के अंदर इंटरेक्शन होता है। इससे ऐसा एक कॉमन कल्ट डेवलप हो जाता है, कॉमन ट्रेडिशन डेवलप हो जाता है जिसको पीजेंट्स की क्लास ही फॉलो करती है और इवन किंग की क्लास ही फॉलो करती है। देखिए कैसे है, फिर उसी के बेस पे हम लोग अपने इंडिया वाले को समझेंगे। ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन। सबसे पहले देखिए ग्रेट ट्रेडिशन। ये दोनों की शुरुआत करने वाला है, इनको एक्सप्लेन करने वाला रॉबर्ट रेडफील्ड, जो बाय प्रोफेशन है एक सोशियोलॉजिस्ट। आप सोशियोलॉजिस्ट को कहते हो इन हिंदी समाजशास्त्री। जो सोसाइटी का आप ऐसे समझ लिए, सोसाइटी को स्टडी करते हैं, वो होते हैं सोशियोलॉजिस्ट लोग। अब रॉबर्ट रेडफील्ड जो यूरोप की कम्युनिटी के अंदर है, यूरोप की कम्युनिटी को बड़ा ही क्लोजली ऑब्जर्व करता है और क्या देखता है, ये देखता है पहले तो ये दो ट्रेडिशंस को डिवाइड करता है। ध्यान से देखिए कैसे, ग्रेट और लिटिल ट्रेडिशन। कोई किसी भी जो ग्रुप है पूरा का पूरा, उसके अंदर जो डोमिनेंट ग्रुप होता है, डोमिनेंट ग्रुप का मतलब किसी भी कम्युनिटी में कौन, किंग्स प्लस प्रीस्ट, ये ग्रुप ऐसे हैं जो डोमिनेंट होते हैं। इनके खुद के क्या होते हैं, रिचुअल्स प्लस कस्टम्स। ये जो डोमिनेंट ग्रुप है इनके रिचुअल्स और कस्टम्स को, इनको नाम दिया है ग्रेट ट्रेडिशन। किसने? रॉबर्ट रेडफील्ड ने, जो यूरोपियन कम्युनिटी का है। उसको सभी के सभी को हमें इसके साथ कॉन्टेक्ट में लाना है इंडियन वे में।
लेकिन पहले इसको समझिए। रॉबर्ट रेडफील्ड जो यूरोपियन कम्युनिटी में एग्जिस्ट करता है, वो सोशियोलॉजिस्ट है बाय प्रोफेशन। पीजेंट्स की कम्युनिटी को क्लोजली ऑब्जर्व करता है और क्या देखता है कि वहां पे दो तरीके के ट्रेडिशन है। एक तो वो ट्रेडिशन है जो ग्रेट ट्रेडिशन है, हालांकि ग्रेट का मतलब यहाँ महानता से वैसे नहीं है, उसने बस नाम दिया है सिंप्लीफाई करने के लिए। ग्रेट ट्रेडिशन का मतलब वो लोग जो किसी कम्युनिटी के अंदर डोमिनेंट ग्रुप होते हैं, मतलब जिनका इन्फ्लुएंस होता है बाकी सारी सोसाइटी पे, जिनके हाथ में पावर होती है। जैसे एक तो किंग, या किंग के साथ उसके नोबल्स, और उसके साथ प्रिस्ट, मतलब ये क्लर्जी वाले ग्रुप और नोबल्स वाले ग्रुप। इनके पास पावर भी होती है और वेल्थ भी होती है। ये लोग जो रिचुअल्स और कस्टम्स फॉलो करते हैं या इनको बनाते हैं, इन सारे के सारे को कहते हैं ग्रेट ट्रेडिशन। और दूसरी तरफ लिटिल ट्रेडिशन। लिटिल ट्रेडिशंस के अंदर आते हैं वो कस्टम्स, वो रिचुअल्स जो कौन सी क्लास बनाती है? पीजेंट्स की क्लास, किसान वाली। धीरे धीरे होता क्या है, ग्रेजुअली जब इनका इंटरेक्शन होता है तो जो डोमिनेंट ग्रुप वाले लोग हैं, जो ग्रेट ट्रेडिशन वाले हैं, वो तो एक्सेप्ट कर लेते हैं पीजेंट्स वाले कुछ कल्ट्स को, कुछ रिचुअल्स को। और ये जो पीजेंट्स हैं ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं ग्रेट वाले ट्रेडिशन से, तो ये इनके रिचुअल्स को अडॉप्ट कर लेते हैं। इससे एक ऐसी कॉमन रिचुअल बन जाते हैं, कॉमन रिचुअल या फिर ट्रेडिशन बन जाते हैं जो ग्रेट ट्रेडिशन वाले फॉलो करते हैं और लिटिल ट्रेडिशन वाले फॉलो करते हैं। इसे कहते हैं, अगर सोशियोलॉजिस्ट की लैंग्वेज में बोलें तो, इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स। ये आपको बेस बना के समझाया गया है। अब देखिए इसी को हम इंडिया के वे में लेंगे। सपोज करिए कोई भी सेलिब्रिटी है, बॉलीवुड सेलिब्रिटी, अगर वो कोई भी अलग तरीके के कपड़े पहनता है तो ऐसे मान लीजिए, हालांकि वो ग्रेट ट्रेडिशन नहीं है, लेकिन मान लीजिए इसको, अगर उसको ग्रेट ट्रेडिशन माने तो बाकी सारी जो जनता है, मिडिल क्लास जनता, वो उसी को फॉलो करती है, वो लिटिल ट्रेडिशन के अंदर आ गई। तो डोमिनेंट जो ग्रुप होता है उसका इन्फ्लुएंस होता है जो मिडिल क्लास है या पुअर क्लास है उसके ऊपर। इसके अलावा कई बार जो डोमिनेंट ग्रुप होता है उसके ऊपर भी इन्फ्लुएंस हो जाता है मिडिल क्लास का। इससे एक ऐसी कॉमन ट्रेडिशन बन जाता है जिसे दोनों ग्रुप फॉलो करते हैं। इसी को कहा जाता है इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स, जिसको समझाया है रॉबर्ट रेडफील्ड ने। अब समझिए इंडिया के वे में कैसे काम करता है ग्रेट और लिटिल ट्रेडिशन। इंडिया के अंदर 8th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक, और 8th सेंचुरी आप ऐसे कहिए 8th सेंचुरी के जस्ट आफ्टर, दो प्रोसेस एक साथ काम कर रहे थे, टू प्रोसेस एट द सेम टाइम। फर्स्ट, जैसा कि आप सभी जानते होंगे 4th चैप्टर में ऑलरेडी बताया गया है बुक के अंदर कि जो वैदिक स्टडी है उसे प्रोहिबिट किया गया था। फॉर होम? फॉर वुमेन। हाँ, कुछ वुमेन है जिन्होंने वेदों की स्टडी की है, लेकिन सबके लिए नहीं था अवेलेबल, याद रखना। वुमेन के लिए, प्लस सोसाइटी के वो लोग जिनको शूद्राज कहा जाता है, लोअर कास्ट के लोग जिनको उस टाइम पे काउंट किया जाता था, उन लोगों को मनाही थी कि वो वेदों की स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है। अब आफ्टर सम टाइम ब्राह्मणाज ने क्या किया, इन वेदों के बाद क्या बनाए गए? पुराणास। पुराणास के अंदर जो संस्कृत लैंग्वेज है ये थोड़ी, अगर इससे कंपैरिजन करें वेदों वाले से, तो इजी थी। इसके अलावा जो विमेन और शूद्राज है इनको भी अलाउ कर दिया था कि ये भी पुराणाज की जो एजुकेशन है उसे एक्वायर कर सकते हैं, पुराणाज को स्टडी कर सकते हैं। तो हुआ क्या, साफ साफ देखिए, अगर हम लोग ब्राह्मणाज को ग्रेट ट्रेडिशन का हिस्सा माने और शूद्राज प्लस वुमेन को लिटिल ट्रेडिशन का हिस्सा माने, तो ब्राह्मणाज ने जो पुराणाज बनाए थे इनका कंपोजिशन किया था, इनका कंपाइलेशन किया था, इनको प्रिजर्व किया था। ब्राह्मणाज ने अपने आइडियाज को डिसेमिनेटिंग किया था, प्रचार प्रसार किया था। ये सारी की सारी जो बातें हैं, ये सारी की सारी बातें इंपैक्ट करती थी शूद्राज को और विमेन को। और ये पुराणाज जैसे बनाए थे, इनके अंदर लैंग्वेज संस्कृत ही थी, वो कंपेरेटिवली इजी थी जो वेदों में थी उससे। दैट्स वाई ब्राह्मणाज ने ये जो
पुरानाज है अलाउ कर दिए शूद्राज और विमेन को कि वो भी पुरानाज की स्टडी कर सकते हैं। तो एक तरीके से ब्राह्मणाज ने पुरानाज को किसको दे दिया, शूद्राज को प्लस विमेन को। वैसे ही उस टाइम पे ये जो क्लास है सोसाइटी का ये ग्रुप है, इनके भी खुद के बिलीफ्स थे, खुद के बिलीफ्स प्लस खुद के रिचुअल्स प्लस खुद के आइडियाज। इनको भी ब्राह्मणाज ने क्या कर दिया, शुरू कर दिया, एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, प्लस रीवर्किंग। पहली बात तो इन आइडियाज को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, दूसरी बात इन्हीं आइडियाज के ऊपर रीवर्किंग करना स्टार्ट कर दिया। अब इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कहां मिलता है, फिर से समझिए कि ग्रेट और लिटिल ट्रेडिशन रॉबर्ट रेडफील्ड ने बताया है यूरोपियन सोसाइटी के बारे में। इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स वाले इस टॉपिक में अगर हम लोग इंडिया का चैप्टर लें तो हमें यहाँ पे ये समझ आता है कि 8th से लेके 18th सेंचुरी तक ब्राह्मणाज ने शूद्राज और वुमेन को अलाउ कर दिया था कि वो पुरानाज की स्टडी कर सकती हैं, पुराण जिन्हें कहते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग पुरानाज का कंपैरिजन करें वेदों के साथ तो उनकी जो संस्कृत लैंग्वेज है वो कंपैरेटिवली इजी है। दैट्स वाई शूद्र प्लस विमेन की जो क्लास है उनके लिए इजी हो गया कि वो पुरानाज की स्टडी करें, और जब पुरानाज की स्टडी करेंगे तो वो गॉड के बारे में जानेंगे, गॉड विष्णु प्लस गॉड शिव। इसके अलावा जो गॉडेस हैं उनके बारे में जानेंगे, ये सारी बातें समझेंगे। जब ये सारी बातें समझेंगे तो एक तरीके से ये लोग भी अगर एजुकेशन के मामले में लें तो ब्राह्मणास के इक्वल ही हो जाएंगे एजुकेशन एक्वायर करके। दूसरी तरफ ब्राह्मणास क्या करते हैं, शूद्राज और विमेन के जो खुद के बिलीफ्स हैं, खुद के रिचुअल्स, खुद के कस्टम्स हैं, उनको भी एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और उन पे भी रिवर्किंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इन दोनों ट्रेडिशन से मिलके एक कॉमन ऐसा ट्रेडिशन बन जाता है इसको सोसाइटी के ब्राह्मणास भी फॉलो करते हैं और सोसाइटी के शूद्राज भी फॉलो करते हैं, और इसी को मिलके हम लोग हिंदू कल्चर कहते हैं। जैसे देखिए हमारे यहाँ बड़ा सिंपल सा ट्रेडिशन है, जैसे अगर आप वर्शिप की बात करें तो हर चीज की वर्शिप की जाती है, माउंटेन की जाती है, पेड़ पौधों की जाती है, ट्रीज की। इसके अलावा आप देखते हैं कि कई तरीके के फेस्टिवल हैं। अब ऐसा तो है नहीं वो एक ही ट्रेडिशन से आए हैं, वो डिफरेंट ट्रेडिशन से डिफरेंट टाइम पे आए थे, टाइम लाइन पे, और सब कुछ उनका इंटीग्रेशन हो गया। दैट्स वाई जो हिंदुइज्म वाला कल्चर है वो सब चीजों को अपने अंदर अडोप्ट कर लेता है और बाद में अपने हिसाब से उसको रिवर्क करके और फिर उसी हिसाब से उसको आगे बढ़ाता रहता है। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हमें मिलता है। तो अब इसके अलावा भी कोई एग्जाम्पल है क्या? इसके अलावा एग्जाम्पल है गॉडेस का। जैसे पुराने टाइम पे जो गॉडेस है उनको स्टोन के ऊपर बस ऑर्क होता है, ऑकर कह सकते हैं आप। ऑकर क्या होता है? सिंदूर, जिससे पोत दिया जाता था। उसके बाद में जब थोड़ा टाइम आगे बढ़ता है, जब ये पुरानाज की स्टडी होती है, स्टडी होने के बाद उन्हीं जो स्टोन है उनको ही बता दिया जाता है, जैसे ये माता पार्वती है गॉड शिवा की वाइफ, ये माता लक्ष्मी है गॉड विष्णु की वाइफ। तो जो पहले पत्थर की पूजा की जाती थी स्टोन के सिंदूर वगैरह लगा के, तो एक तरीके से वो कैसा ट्रेडिशन है? लिटिल ट्रेडिशन है। लेकिन बाद में पुरानाज की स्टडी करके ब्राह्मणाज ने जब उनको क्या नाम दे दिया, ये नाम दिया कि ये जो मूर्ति है ये माता पार्वती की है जो गॉड शिवा की वाइफ है, और ये जो मूर्ति है ये माँ लक्ष्मी की है जो गॉड विष्णु की वाइफ है। इसे कहा जाता है इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स। अब ये तो हो गया समन्वय, मतलब सोसाइटी के 2 या 3 जो ग्रुप है, 2 और 3 ग्रुप, उन्होंने मिलके ऐसा कॉमन कल्चर डेवलप कर लिया है जिसके अंदर सभी लोग आते हैं और बिल्कुल इजी वे में अपने अपने गॉड की वर्शिप करते हैं। ऐसे यहाँ पे ब्राह्मणाज ने एक्सेप्ट किया है जो ट्राइबल सोसाइटी है उनके आइडियाज को, और दूसरी तरफ ब्राह्मणाज ने एक्सेप्ट करने के बाद जो पुरानाज है उनको अलाउ कर दिया है शूद्र और विमेन को कि वो भी उनकी स्टडी कर सकते हैं। क्या इसका और भी कोई एग्जाम्पल मिलता है? और बहुत बड़ा एग्जाम्पल मिलता है जगन्नाथपुरी का। करंट टाइम पे जगन्नाथपुरी उड़ीसा बहुत फेमस, वहां पे देखना कभी रथ यात्रा होती है, बहुत फेमस फेस्टिवल है वहां का, और ऑल ओवर इंडिया का ही है जगन्नाथ जो मंदिर है। करंट टाइम पे जगन्नाथ जो टेम्पल है वो माना जाता है भगवान कृष्णा, भगवान बलराम और देवी सुभद्रा जो भगवान कृष्ण की बहन है। लेकिन 12th सेंचुरी से पहले ये जो मूर्तियां हैं जो वुड की बनाई जाती थी,
ये वहां की ट्राइबल सोसाइटी बनाती थी, और ट्राइबल सोसाइटी इनको लोकल गॉड और गॉडेस की तरह इनकी वर्शिप करती थी कि ये हमारे खुद के देवी देवता है। लेकिन आफ्टर सम टाइम जब इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स होता है तो ब्राह्मणाज इनको कहते हैं कि ये जो मूर्तियां हैं, ये जो वुड की आपने जो स्कल्पचर बनाए हैं, ये सारे के सारे इनकारनेशन है गॉड विष्णु के, और इनको गॉड विष्णु की फॉर्म बता दिया जाता है। बाकी अगर आप ऑल ओवर इंडिया में देखो तो ऑल ओवर इंडिया में बाकी कहीं आपको गॉड विष्णु की वुड की स्कल्पचर दिखाई नहीं पड़ते, वुड के फॉर्म में कोई आपको मूर्ति मोटिव दिखाई नहीं पड़ता। इसका मतलब ये भी इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स ही है। 12th सेंचुरी से पहले लोकल गॉड गॉडेस के फॉर्म में जाने जाते थे, और 12th सेंचुरी के बाद इनको गॉड विष्णु का इनकारनेशन बताया जाता है। इसको कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स। अब देखिए क्या डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स भी थे, तो ये बात हम इसके आगे समझते हैं। डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, भेद और संघर्ष। अब जहां पे इंटीग्रेशन होता है वहां कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट जरूर होता है, चाहे आप किसी भी वे में देख लें। ऐसा तो है नहीं सब कुछ अच्छा अच्छा ही होगा, कुछ अलग चीज भी हो सकती है। डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, भेद एवं संघर्ष। कैसे? जो गॉडेस है या देवी, गॉडेस की जो वर्शिप है उसे ऑलवेज कनेक्ट किया जाता है तांत्रिक के साथ, तांत्रिक जो वे ऑफ वर्शिप है उसके साथ। अब इसका बाद में इंपैक्ट भी आता है। अगर आप आज भी ईस्टर्न साइड के इंडिया में जाओ जहां माँ कामाख्या का टेम्पल है, इसके अलावा उड़ीसा की साइड जाओ तो वहां पे तांत्रिक वाला जो वर्शिप का वे है, जो कल्ट है, वो बहुत ज्यादा चलता है। अब देखिए तांत्रिक वाला जो कल्ट है उसको जोड़ा जाता है गॉडेस के साथ, माँ दुर्गा के साथ, लेकिन बाद में इसका इंपैक्ट सेविज्म की तरफ भी आता है और बुद्धिज्म की तरफ भी आता है। इसका एग्जाम्पल हमें मिलता है बुक के अंदर, गॉडेस मारिची की एक मोटिव है, स्कल्पचर है जो बुद्धिज्म के अंदर है। और अगर अपन शुरू वाला बुद्धिज्म देखें तो उसमें तो कहीं पे कोई, अगर स्टार्टिंग वाला देखे बुद्धिज्म में जिसमें गौतम बुद्ध थे, तो वहां पे तो जिक्र ही नहीं था इन सब चीजों का। लेकिन आफ्टर सम टाइम ये भी इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स ही कहलाता है। अब देखिए तांत्रिक वे ऑफ वर्शिप है उसके अंदर क्या किया जाता है, वैदिक जो वे ऑफ चैंटिंग है मंत्रास की, उनको माना नहीं जाता। इसके अलावा जो कास्ट है और क्रीड है उसके जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको भी नहीं माना जाता। दैट्स वाई सोसाइटी के जो कुछ ग्रुप है वो तांत्रिक वे ऑफ वर्शिप को अपनाते नहीं है, और इससे क्या जनरेट होता है, एक कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है। समझिए कैसे। एक तो वे कैसा है, तांत्रिक वे है, तांत्रिक वे ऑफ वर्शिप। इसके अंदर जो मोस्टली वर्शिप की जाती है वो की जाती है गॉडेस। दूसरा है वैदिक वे ऑफ वर्शिप। अब ध्यान से देखिए तांत्रिक वे ऑफ वर्शिप के अंदर गॉडेस, उसके अलावा इसका बाद में इंपैक्ट आता है सेविज्म के ऊपर भी, गॉड शिव के ऊपर भी। इसके अलावा आफ्टर सम टाइम इसका इंपैक्ट आता है बुद्धिज्म में। बुद्धिज्म में अगर आपको तांत्रिक वे ऑफ वर्शिप देखना है तो आप तिब्बतियन बुद्धिज्म को समझ सकते हैं। तांत्रिक वे ऑफ वर्शिप के अंदर क्या है, कास्ट, क्रीड, इन सब के डिफरेंसेस को माना नहीं जाता। इसके अलावा ये लोग वेदास की अथॉरिटी को भी नहीं मानते। ये लोग वेदास की अथॉरिटी को डिनाई करते हैं कि वेदास की हमारे ऊपर कोई भी पावर चलती नहीं, या वेदास को हम लोग नहीं मानेंगे, और अपने ही हिसाब से वर्शिप करते हैं गॉड की। यह है तांत्रिक वे ऑफ वर्शिप। दूसरी तरफ वे लोग हैं जो वैदिक वे ऑफ वर्शिप अपनाते हैं, जिनमें या तो ये सैक्रिफाइसेस जैसे यज्ञ वगैरह आपने सुने होंगे, या इसके अलावा स्पेशल वे ऑफ मंत्र चैंटिंग। आप देखते हो एक फ्लो में मंत्र बोले जाते हैं। जब कहीं बड़े बड़े सैक्रिफाइस या यज्ञ वगैरह ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं तो वहां जो ब्राह्मणाज होते हैं एक साथ मंत्र बोलते हैं, बिल्कुल लाइन टू लाइन। तो दोनों में साफ साफ डिफरेंस है। ये कास्ट क्रीड को मानते नहीं, वेदास की अथॉरिटी को नहीं मानते, और वैदिक वे ऑफ वर्शिप है इसमें ये तांत्रिक वे ऑफ वर्शिप का एक्सेप्ट नहीं करते।
तो इससे क्या है, कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है। और क्या चेंज आता है, और चेंज ये आता है कि वैदिक टाइम के अंदर जो गॉड थे उनमें जो प्रोमिनेंट गॉड थे वो थे अग्नि, सोम, इंद्र एक्सेट्रा। बट आफ्टर सम टाइम ये जो गॉड है अग्नि, सोम, इंद्र, ये मार्जिनल फिगर हो जाते हैं, मतलब ये प्रोमिनेंट फिगर नहीं रहते। और प्रोमिनेंट फिगर कौन बन जाते हैं, गॉड विष्णु, इसके अलावा गॉड शिवा एंड गॉडेस दुर्गा, या गॉडेस शक्ति भी कह सकते हैं आप। तो ये साफ साफ चेंज आ गया। एक सोसाइटी जो पहले वैदिक वे ऑफ वर्शिप को एक्सेप्ट करती है, सेक्रीफाइसेस में पार्टिसिपेट करती है, इसके अलावा स्पेशल वे ऑफ मंत्र चैंटिंग करती है बिल्कुल फ्लो में, वो गॉड अग्नि, सोम, इंद्र इनको प्रोमिनेंट मानती है। बट आफ्टर सम टाइम जब चेंजेज आते हैं धीरे धीरे, तो क्या होता है, ये मार्जिनल फिगर हो जाते हैं, मतलब इनकी गौण रह जाते हैं, मतलब एक कमजोर हो जाते हैं सोसाइटी की नजरों में। और कौन प्रोमिनेंट गॉड बन जाते हैं, गॉड विष्णु, गॉड शिव और गॉडेश दुर्गा या मां शक्ति आप कह सकते हैं। तो ये साफ साफ चेंज है। जब ऐसा होगा तो सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कई बार इनमें आपसी मतभेद होते थे। और मतभेद होते थे तो कई बार आपने कभी ना कभी अगर थोड़ा बहुत पढ़ा है तो शास्त्रार्थ का नाम जरूर सुना होगा। ये सारी बातें उसी के दौरान है। देखिए, एक है तांत्रिक वे ऑफ वर्शिप जिसमें गॉडेस की पूजा की जाती है, और बाद में इसका इम्पैक्ट सैविज्म के ऊपर भी आता है, बुद्धिज्म के ऊपर भी आता है। तांत्रिक वे ऑफ वर्शिप में कास्ट और क्रीड को नहीं माना जाता। दूसरी बात, वेदास की अथॉरिटी को ये एक्सेप्ट नहीं करते, ये वेदास की अथॉरिटी को डिनाई करते हैं, रिफ्यूज करते हैं। ठीक है। सेकंड है वैदिक वे ऑफ वर्शिप, इसमें सेक्रीफाइसेस और मंत्र चैंटिंग पे ज्यादा फोकस किया जाता है। पहले यहाँ पे अग्नि, सोम, इंद्र ये प्रोमिनेंट गॉड हुआ करते थे, बाद में मार्जिनल फिगर हो गई, इनकी जगह ले ली गॉड विष्णु, गॉड शिव और गॉडेस माँ दुर्गा ने। ऐसे ये चेंज वगैरह है। इसके अलावा जो सेंट हुए वो भी बहुत सारे, उन्होंने भी कोई अलग तरीके की चीजें बताई हैं। जैसे इन फ्यूचर हम लोग देखेंगे, जैसे गुरु नानक देव है, वो ये कहते हैं कि रिपीटिंग एंड रिमेम्बरिंग गॉड्स नेम यू कैन रीच द डिवाइन। अगर आप भगवान का नाम जपो और उनको याद करो तो आप वहां तक पहुंच सकते हो। इसके अलावा कबीर जी है, उनका अलग तरीका है, मीराबाई है, उनका अलग तरीका है। तो आज जो पढ़ा है हमने उसमें ये पढ़ा है कि पहले तो हिस्टोरिकल सोर्सेज क्या क्या है। पहला हिस्टोरिकल सोर्सेज है रिलीजियस स्ट्रक्चर्स। दूसरा हिस्टोरिकल हमारे सामने जो सोर्स है वो है टेक्स्ट, जिसमें पुराणाज है। तीसरे है जो पोइट सेंट है उनके कंपोजिशन, और चौथे हैं हैजियोग्राफीज, जो पोइट्स जो सेंट होते हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी। उसके बाद हमने पढ़ा इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स, इसमें हमने रॉबर्ट रेडफील्ड जो है उसने जो ग्रेट और लिटिल ट्रेडिशंस के बारे में बताया है वो पढ़ा। फिर ये पढ़ा कि कैसे ब्राह्मणाज ने ट्राइबल सोसाइटीज के रिचुअल्स को एक्सेप्ट किया और कैसे रिवर्किंग किया उनके ऊपर, और कैसे पुराणाज को अलाउ किया कि शूद्राज भी उनकी एजुकेशन को एक्वायर कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, कैसे उनकी संस्कृत को इजी बनाया, ये पढ़ा। फिर ये पढ़ा कि ये तो हो गया इंटीग्रेशन। फिर डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंसेस ये है कि गॉडेस को तांत्रिक वे ऑफ वर्शिप से जोड़ा जाता है, बाद में इसका इम्पैक्ट सैविज्म और बुद्धिज्म के ऊपर भी आता है। और इसके अलावा हमने वैदिक वे ऑफ वर्शिप पढ़ा है और तांत्रिक वे ऑफ वर्शिप पढ़ा है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम लोग देखेंगे कल की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।